हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई तो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, कोई डाउट ही नहीं है बच्चों। आई अंडरस्टैंड आप लोग अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो सो दैट आपके जो बोर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से विथ फ्लाइंग कलर्स आप निकाल सको। तो आई अंडरस्टैंड, बस उसी चीज़ को और थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए हम अपने स्पेशलाइज्ड ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs हैं इसका सेशन लाए हैं सो दैट आप जब चैप्टर्स डील करो तो थोड़ा सा कुछ टॉपिक, कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल हॉकाई के साथ देखना होता है, करना होता है उनको, राइट। तो इसी एम के साथ में बच्चों आज हम डील करेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs। और मैं जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ आपको हमेशा से ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि कितने यूनिट का वो जो यूनिट है वो कितने मार्क्स का है और उस हिसाब से इस चैप्टर पे कितना असर या लोड आने वाला है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो जैसे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये कौन सी यूनिट में आता है? यूनिट 6। और यूनिट 6 कितने नंबर का है? 16 मार्क्स का है टोटल। तो 16 मार्क्स में मतलब अच्छा खासा बल्कि नंबर है। और हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि ये 16 नंबर जो है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर 2, 3 और 4, जिसमें से चैप्टर 2 और 3 ये दोनों हद मार के बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चों। बिकॉज चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है ये बल्कि है, लेंथी भी है, और एक प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को डील करता है तो दूसरा ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को डील करता है। तो अपने आप में दोनों ही बहुत अच्छे खासे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और 5 नंबर के एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से फिक्स मानो, ये मैं कह रही हूँ। तो मान के चलो कि एक 5 मार्क के क्वेश्चन तो इन दोनों चैप्टर से आने ही आने हैं, समझे बच्चों। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जब पढ़ो तो एक 5 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डील करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुल मिला के, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत ज़्यादा। चैप्टर 4 जो है वो थोड़ा सा क्या ओपन एंडेड क्वेश्चंस वहाँ से थोड़ा बैठ जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग और अपना जो एक प्रीवियसली अक्वायर्ड नॉलेज है उनके बेसिस पे भी हम उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो चैप्टर 4 थोड़ा सा ये है कि ठीक है, इन दोनों में से एक बार के लिए थोड़ा कम वो करके हम पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा बहुत ट्रिक से भी करना ज़रूरी है ना बच्चों। वो तो आप लोग थोड़े लकी हो कि कुछ चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं, बट जो भी है अभी फ़िलहाल इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पहले आ चुके हैं। और वैसे भी उससे रिलेटेड मैं क्या करती हूँ, आपको ऑल्टरनेट क्वेश्चंस भी बता देती हूँ जो आगे अभी नेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डू oogenesis एंड spermatogenesis इनिशिएट इन ह्यूमन फीमेल एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली। ये आया था दिल्ली 2012 में। और बच्चों द थिंग इज कि ये जो क्वेश्चन है ये क्यों पूछा गया है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि इनिशिएट इन फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट द पॉइंट इज ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स में oogenesis तो बेसिकली फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है ना, और मेल्स में ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फीटल लाइफ के दौरान फीमेल्स में क्या होता है, वो जो ऊगोनिया है वो जितने आने हैं वो एक तो आ जाते हैं टिल द टाइम ऑफ बर्थ, जितने ऊगोनिया बॉडी में आने हैं आ जाते हैं, उससे फर्दर आफ्टर बर्थ तो ऊगोनिया ऐड ही नहीं होते हैं। और उसमें से भी जो फ्यूचर का ओवम है, तो जो प्राइमरी ऊगोनिया से भी फर्दर प्राइमरी oocyte डेवलप हो चुका होता है और वो अरेस्ट हो चुका होता है पर्टिकुलर स्टेज पे। तो ये सब बर्थ के पहले ही हो चुका होता है और इस स्टेज पे फीमेल्स जो हैं वो बॉर्न होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब oogenesis का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो oogenesis बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा गया। अदरवाइज दिमाग में क्या इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि दे थिंक कि oogenesis भी प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, अंडरस्टूड। बट ध्यान रखना है oogenesis तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ ही हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी पे होता है। फाइन बच्चों, सो दिस इज़ वन क्वेश्चन जो बहुत ध्यान से हैंडल करना आप लोग, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग टाइम पर डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन जहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ कर जाते हैं और बोर्ड को भी मज़ा आता है, फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे बच्चों की चुटकी ली जा सके वो तो बोर्ड भी फिर पीछे नहीं हटता। तो 2012 में दिल्ली में ये आया था कि डिफरेंसेस, और ये वैसे भी मतलब स्कूल्स में भी बहुत बार आता है
और आगे भी आने के चांसेस रखते हैं, क्योंकि इट सेज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक 3 टर्म्स आते हैं बच्चों, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, एक है स्पर्मियोजेनेसिस और एक है स्पर्मिएशन। ये स्टेज याद रख लेना, सीक्वेंस याद रख लेना तीनों एस का, ठीक है। सो मैटो मियो मिएशन ऐसे याद रख लेना। तो मैटो का मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटो, इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो है वो बेसिकली स्पर्मेटिड्स बनते हैं अभी, राइट। तो स्पर्मेटिड्स। उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो क्या है? स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म्स बाय सर्टोली सेल्स। ये मैं जगह कम है मैं, तो अब देखो इसको याद कैसे करोगे। सीक्वेंस पहली बात तो याद कर लो। सीक्वेंस याद हो जाएगा तो अपने आप क्या प्रोसेस है वो लर्न हो जाएगा। सीक्वेंस क्या है? मैटोमियोमिएशन, ऐसे याद रख लेना, मैटोमियोमिएशन, ठीक है। मैटोमियोमिएशन, ठीक है। अब मैटो में क्या हुआ? मैटो में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इस वाले पार्ट को हम पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो मैटो में क्या है? मैटो में स्पर्म बन रहा है, ठीक है। तो स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग चल रही है मैटो के अंदर। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? मियो, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ स्पर्म हो चुका है लेकिन उसका मैच्योरेशन चल रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। तो सर्टोली सेल में एम्बेड हो के और स्पर्मेटोजोआ जो है वो प्रॉपर, मतलब स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस में चला गया। और स्पर्मिएशन में क्या हो रहा है कि जो सर्टोली सेल में नरिशमेंट के लिए जो यहाँ एम्बेड हुए थे वो अब फाइनली रिलीज हो गए हैं। तो दे आर नाउ रिलीज्ड, कि हाँ ये तैयार है, अब रिलीज्ड, अब आगे काम में लो इसको। तो दैट इज स्पर्मिएशन। तो सीक्वेंस याद रहेगा तो अपने आप प्रोसेस भी भूलोगे नहीं। तो इसको लर्न करने का कुछ ऐसे ही ट्रिक ढूंढना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बच्चे सब कंफ्यूजन में रहते हैं। मैटोजेनेसिस में ये मतलब इस सब को उलझा के आ जाते हैं, इसका उसमें उसका इसमें बिल्कुल करके आते ही आते हैं और बच्चे ऐसा करते हैं गड़बड़ी। तो याद रख लेना, मैटो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स, मियो कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, एंड मिएशन उसमें क्या कर रहे हैं? रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ बाय सर्टोली सेल्स वाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसमें निकाल देते हैं, रिलीज कर दिया। सो मैटोमियोमिएशन ऐसे याद रख लेना तीनों का सीक्वेंस याद रहेगा तो पहला बना और फिर कन्वर्ट हुआ, मैच्योर हुआ और फिर रिलीज हुआ। सो बनने के बाद में मैच्योर होना, मैच्योर होने के बाद में रिलीज होना, ये 3 स्टेप्स याद रख लेना, सीक्वेंस याद रख लेना और इसकी सीक्वेंस लर्न कर लेना, भूलोगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिंस बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं तो वो उसका इसमें इसका उसमें बिल्कुल करके आ जाते हैं, बिल्कुल स्वैपिंग हो जाती है आंसर्स की, तो वो होने नहीं देना है बच्चों। बोर्ड्स आ गए हैं, अब हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये हो गया। नाउ वेयर इज एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड राइट इट्स फंक्शन। तो ये तो आया था आपके बोर्ड्स ऑल इंडिया 12 में, ठीक है। सो आंसर इसका क्या लिखेंगे? एक्रोसोम इज प्रेजेंट in the sperm head as a sperm head in the anterior region भी लिख सकते हो, in the anterior
region as a cap-like structure। ये तो हो गया, लोकेशन बता दी, राइट इट्स फंक्शन। तो आंसर लिखते समय ऐसे क्लैरिटी ज़रूर मेंटेन कर लेना, जैसे फंक्शन कर दिया यहाँ पर, और इसको बेटर कैसे बना सकते हो, यहाँ पर लोकेशन लिख दिया फिर ये आंसर लिख दिया, तो इससे भी चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी, जितना आंसर शीट में क्लैरिटी रखोगे आप लोग उतना ही मार्क्स स्कोर करने के चांस अच्छे होते हैं। अब जैसे फंक्शन न्यू करा, इसको अंडरलाइन कर दिया और क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स enzymes which helps to dissolve the ovum membranes and aid in fertilization, aid in fertilization। ठीक है, तो ये आपको एक्रोसोम के लिए लिखना है कि ये एक तो ये स्पर्म हेड, आपको लोकेशन ध्यान होगा ना, स्पर्म हेड जो होता है यूं करके और ये मिडल पीस और ऐसे करके आगे, मतलब तो यहाँ पर ये जो मोटा सा है ये वाला पार्ट इस जगह पे एक्रोसोम हेड वाले पोर्शन में होता है। अंदर तो न्यूक्लियस होता है, बाहर में एक्रोसोम होता है जिसमें ये अपना एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ओवा के वॉल को पेनिट्रेट करवाने में हेल्प कर, डिजॉल्व कराते हैं ओवा के वॉल को, सो दैट दे पेनिट्रेट इनसाइड टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद कराता है। तो ये आपको आंसर लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज, जैसे ऐसे ही नहीं एक्रोसोम इज प्रेजेंट एट द टॉप या इन द फ्रंट ऐसे करके ये मत करके आना, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज़ करना कि इट्स प्रेजेंट इन द स्पर्म हेड इन द एंटेरियर रीजन, आगे की तरफ एज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। जो बुक में है वही लिखो, तो क्या है, मार्क्स लूज करने के चांसेस कम होते हैं बच्चों। और मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि मार्किंग स्कीम आती है टीचर्स के पास, जो चेक करते हैं ना आंसर शीट, उनके पास में मार्किंग स्कीम बोर्ड भेजता है। हर इस क्वेश्चन का भी आंसर ऐसे लिखा हुआ आएगा, पूरा भी आता है, लेकिन ऑब्वियसली मेन जो की पॉइंट्स होते हैं वो लिख के आते हैं। तो जैसे आंसर कितना ही आप लंबा रामायण लिख दो, लेकिन ये की पॉइंट्स अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो फिर आपके आंसर्स जो हैं वो मार्क्स कटने के चांसेस खूब रखते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि मेन जो वर्ड्स आने हैं वो आने ही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट इन स्पर्म हेड तो आना ही है, एंटेरियर रीजन, इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये वर्ड्स तो आने ही आने हैं, ये नहीं रहेंगे। कोई नौसिखिया टीचर अगर होगा जिन्होंने चेकिंग कभी करी नहीं हो और उसने भैया आंसर की देख ली कि आंसर की में ये लिखा है, बच्चे ने ये लिखा तो नंबर देंगे, नहीं लिखा तो नहीं देंगे, फिर तो गए काम से। ठीक है, तो वो है, आजकल बहुत सारे न्यू टीचर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है चेकिंग का, लेकिन सिंस रिजल्ट जल्दी देना होता है, बोर्ड प्रेशर में रहता है, तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज कॉल्ड फॉर चेकिंग। तो उनसे बच के, बोर्ड में जो थोड़ा बहुत लक वाला फैक्टर होता है ना, वो यहाँ काम आता है, तो ध्यान रखना। और फंक्शन हम जानते हैं, पेनिट्रेशन, तो ऐसे करके आंसर प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी से लिखना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, जैसे कि ये ज़रूर अंडरलाइन होए यहाँ पर, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये दो तो मेन की पॉइंट्स है इस आंसर के फंक्शन वाले पार्ट में। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स टू कॉर्पस ल्यूटियम और ह्यूमन फीमेल इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड और नॉट फर्टिलाइज्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मेंशन द फेट ऑफ कॉर्पस, मतलब दूसरा तरीका जो पहले भी आ चुका है कि मेंशन द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट्स इफेक्ट ऑन द यूट्रस इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो ये क्वेश्चन आया है, तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम, सीधा क्वेश्चन भी कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पूछा गया है कि ओवम फर्टिलाइज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, और ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम के साथ क्या होता है। तो देखो, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका क्या काम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इट इज़
द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। एक बार ओव्यूलेशन हो जाए फिर रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज कंटिन्यूड एंड क्योंकि फिर फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव करती है, तो कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन इज हेल इंपॉर्टेंट, तो उस प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कंटिन्यूस सिक्रीशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कंटिन्यूड रहता है अगर अ फीमेल कंसीव्स और प्रेग्नेंट हो गई तो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ये ना भी लिखो तो चलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आंसर में मेंशन कर दो तो अच्छी बात है, तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा ये फील आता है कि हाँ बच्चे को आता है ना। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है उससे क्या हो जाता है, क्योंकि देखो आफ्टर ग्राफिन फॉलिकल इज रप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के एंडोमेट्रियल थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है उसकी। लेकिन अगर यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो है वो कैसे मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन के कंटिन्यूड सिक्रीशन से। अब मान के चलो कि प्रोजेस्टेरॉन जो है सिक्रीट ही नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटेगी ना बच्चों। तो वही चीज़ होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, और डीजेनरेट होने के बाद में एंडोमेट्रियम, क्योंकि डीजेनरेट होने से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं हुआ ना, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग जो है वो टूटने लग जाती है एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगेन स्टार्ट्स। ठीक है बच्चों, सो ये कॉर्पस ल्यूटियम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल से तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन मान के चलो, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, ये अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी ऑफ 2 मार्क्स क्योंकि 1 इसका। ठीक है, ओके, नाउ इट सेज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म, लेबल 3 पार्ट्स, राइट देयर फंक्शन। और वही है, बार बार ये क्वेश्चन आया है, यानी कि ह्यूमन स्पर्म वैसे तो बेचारा सा है लेकिन डायग्राम बार बार पूछा जाता है। ओके, तो डायग्राम ये है, आपको भी पता है इसके, ये रहा अभी जो हमने करा था, ये एक्रोसोम का पार्ट है, ऊपर मैंने कहा था ना एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर है, आगे जिनमें एंजाइम होता है वो हम ये देखा अभी। ये हेड पार्ट है, ये मिडल पीस है, और उसके बाद में ये टेल आ गया, और लेबल कर देंगे हम, सबका फंक्शन भी लिख देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे ये और कह रहा है लेबल ओनली दोज पार्ट्स विद देयर फंक्शंस दैट असिस्ट स्पर्म टू रीच एंड गेन एंट्री इनटू द फीमेल गैमेट। तो इसके लिए हमें क्या लेबल करना ज़रूरी है, इसके लिए लेबलिंग एक्रोसोम का करना ज़रूरी है, न्यूक्लियस का करना ज़रूरी है, हेड तो होना ही है, नेक, मिडल पीस, टेल, मतलब कुल मिला के सारे ही करने हैं। और फंक्शन मेनली एक्रोसोम, मिडल पीस और टेल का मेनली लिखना है कि टेल जो है वो स्विम कराता है, मिडल पीस जो है उसमें एनर्जी के लिए है, वो स्विमिंग के लिए एनर्जी देता है, और एक्रोसोम हेड पार्ट, मतलब हेड, मिडल पीस और टेल, इन तीनों का हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। टेल स्विमिंग मूवमेंट, विगलिंग मूवमेंट जिससे कि वो आगे बढ़ेगा, मिडल पीस उसको एनर्जी देगा, और हेड पार्ट में एंजाइम्स है, एक्रोसोम है जो उसको पेनिट्रेशन में हेल्प कराएगा। तो ये स्पर्म, ये क्वेश्चन 3 नंबर का, क्योंकि 3 पार्ट्स हैं और डायग्राम भी रहेगा, तो 1.5 नंबर इसके, 1.5 नंबर इसके, ऐसे करके भी डिवीजन होता है मार्क्स का। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है स्कोर करने का, लेकिन मार्क्स लूज बच्चे सबसे ज़्यादा डायग्राम वाले क्वेश्चंस में ही करते हैं बच्चों, क्योंकि ज़रा सा भी डायग्राम आड़ा टेढ़ा तिरछा हुआ तो मार्क्स कट ही जाते हैं, अनलेस इट लुक्स सो गुड। इट सेज व्हाट आर द राइट द इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच ऑन अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ये भी ऑल इंडिया 2014 में आया था बच्चों, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच यानी हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच यानी कि एलएच सर्ज, इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन हो गया। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इसका कितना इंपॉर्टेंस है,
कि बहुत ज़्यादा जब LH सिक्रीशन हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte जो है वो रप्चर हो जाता है, उससे जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन ये सब तब होता है जब LH अपने पीक पे होता है, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज। तो इससे क्या होता है, इससे ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये भी 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। और ये आंसर, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी पॉइंट्स है, मतलब ये होने ही चाहिए आपके आंसर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इवेंट्स इन अ नॉर्मल वुमन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द फॉलोइंग डेज। अब ये बार बार आउटसाइड, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूछो ही मत, इतनी बार इतने तरीकों से, अलग अलग तरीकों से। कभी आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, बोलेंगे ये ग्राफ है, अब आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिटेल्स बताओ या यूट्राइन इवेंट्स बताओ। इस जैसे ये तीनों आ गए ना, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल ये हो गया, यूट्राइन इवेंट्स फ्रॉम इतने से इतने, ऐसे करके बहुत तरीकों से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, हर बार, हर साल, हर तरीके अलग अलग। मतलब हमने 2015 का उठाया है, आप हर साल का उठा लो, सब दिख जाएगा। सो द पीरियड ऑफ 8 to 12 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज फॉलिक। शुरुआती जो ब्लीडिंग फेज के बाद का जो 8, 10, 12 दिन होते हैं वो फॉलिकुलर फेज होता है। उस दौरान FSH सिक्रीट हो रहा होता है अच्छा खासा, और उससे क्या है, ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है। उस फॉलिकल से क्या सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन फर्दर क्या करता है, स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यूं ऐसा है, मतलब 8 to 12 डेज में क्या होएगा, 8 to 12 डेज में पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा FSH। इसकी वजह से फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवरी, और ये सिक्रीट करता है फिर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इनिशिएट्स यूट्राइन थिकनिंग। तो ये आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि पिट्यूटरी हार्मोन लेवल 8 से 12 टाइम पर क्या है, तो यूट्राइन इवेंट 13 से 15 दिन में है ना, तो ये हो गया। एंड ओवेरियन इवेंट्स फ्रॉम 16 से 23। तो देखो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल ये तो मैंने बता दिया 8 से 12 दिन, और 13 से 15 दिन में यूट्राइन इवेंट्स क्या होंगे, एंडोमेट्रियम थिकनिंग अच्छा खासा बढ़ रहा होगा। और 16 से 23 ये वाले टाइम में क्या होएगा, ओवेरियन इवेंट्स में इस दौरान मतलब ये ओवेरियन इवेंट में ये वाला जो टाइम आ जाएगा, ये वाला टाइम क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन ये लास्ट वाला फेज है, ल्यूटल फेज आ जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन लिखना रहेगा आपको। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी में तो ये चल रहा होगा, ठीक है। तो ओवेरियन इवेंट क्योंकि 14वें दिन तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसके बाद में ओव्यूलेशन के जस्ट बाद रप्चर ग्राफ्ट एंड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, ठीक है। और उससे एंडोमेट्रियल थिकनिंग, फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, सिक्रीट नहीं हो पाएगा और एंडोमेट्रियम टूट के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देगा, यही है, ठीक है। हो गया बच्चों। तो ऐसे करके कंफ्यूज करेंगे आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना, वो छापना है पूरा वो ग्राफ अपने अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल इम्पॉर्टेंट, हद मार के, मतलब बहुत ज़्यादा वाला इम्पॉर्टेंट। वो देखो ये आपका आंसर कंटिन्यूशन में है कि यूट्राइन इवेंट बिटवीन 13 से 15 हाई LH और FH लेवल है, और इस दौरान इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स तो प्रेगनेंसी के लिए वो प्रिपेयर करता है। और इधर पीरियड ऑफ 8 to 12 डेज मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल, GnRH, वही चीज़ है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी बहुत बार आ चुका है, इसमें तो फॉरेन 2014 लिखा है, बट ये भी बहुत बार आया है।
जिसमें कि गोनाडोट्रोफिन GnRH जो है वो हाइपोथैलेमस से ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, वहाँ से GnRH सिक्रीट होता है यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस मेन सेंटर है जो हेड में बैठा है, वो जाके डायरेक्टली पिट्यूटरी से बात नहीं करेगा क्योंकि वो हेड है, वो कैसे आएगा। तो उसने GnRH बना के पिट्यूटरी के पास भेजा कि भाई प्यूबर्टी आ गया है, काम चालू करवाओ टेस्टिस से। तो फिर पिट्यूटरी को भी ट्रिगरिंग मिलता है और फिर वो क्या करता है, LH और FSH सिक्रीट करता है। फिर ये LH और FSH क्या करता है, ये जाके टेस्टिस के पास दोनों जाते हैं। LH तो लेडीक सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन बनाए सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होए, और FSH जो है वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होए। तो ये आप हार्मोन जो है वो रट के रखना। ये फ्लो चार्ट फॉर्म में भी आ सकता है और आपको कहा जाएगा कि फ्लो चार्ट फिल करो, तो किसी भी वे में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वंस अगेन, सो लर्न इट। GnRH, then gonadotropins FSH and LH, then their actions on the different areas of testis. ओके, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो पार्ट है। तो ये क्या है, ये है स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओगोनियम इन ह्यूमंस। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसमें आपको करना ये रहेगा कि आपको स्टेप वाइज लिखना है। मैं की पॉइंट्स बता देती हूँ कि एक तो फीटल लाइफ का बताना है, इसमें आंसर जब आप फीटल लाइफ का बताना है कि इस दौरान ऊगोनिया से ये प्राइमरी oocyte बन जाता है, ठीक है, एंड गेट्स अरेस्टेड मियोसिस। क्या अरेस्ट हुआ, मियोसिस गेट्स अरेस्टेड। तो ये फीटल लाइफ में ये सब हुआ और इस दौरान सराउंडेड बाय प्राइमरी फॉलिकल्स। ये कुछ की इवेंट्स हैं जो फीटल लाइफ में हुआ। उसके बाद में चाइल्डहुड टू प्यूबर्टी, या फिर सीधा मतलब उस दौरान कंटिन्यूज, मतलब एक काइंड ऑफ ग्रोथ फेज मान लो, है ना, काइंड ऑफ ग्रोथ फेज, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। एट प्यूबर्टी क्या हुआ, फिर फर्दर कंटिन्यूएशन हो जाता है। मतलब आपने बुक में पढ़ा है ना, प्राइमरी जो है। बस इस दौरान एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और फिर ग्राफियन। तो ये डेवलपमेंट फॉलिकल का चलता है एक तरफ, दूसरी तरफ ओवा भी टर्शरी फॉलिकल में आके अपना पहला मियोसिस कंप्लीट करता है। ओके, तो इस तरह से आपको मतलब दो चीज़ों को लेके चलना है। एक तरफ तो ओवा डेवलपमेंट एक तरफ चलेगा और दूसरी तरफ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एक तरफ चलेगा। तो वो दो चीज़ों को आपको साथ लेके चलना है कि कौन से फॉलिक्यूलर स्टेज पे ओवा वाले पार्ट में क्या हो रहा है। और इस तरीके से प्यूबर्टी पे आते आते क्या होता है कि टर्शरी वाले में पहला मियोसिस कंप्लीट हुआ, अनइक्वल डिवीजन होता है, पोलर बॉडी भी बनता है, और अब की बार सेकेंडरी oocyte बन गया वो प्राइमरी oocyte से, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो सराउंड हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से। फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे ओव्यूलेशन भी हो गया, वो बाहर ओवा निकल भी गया, और ओवा बाहर निकलने के बाद में अभी तक भी मतलब उसका मियोसिस अरेस्टेड है, वो मियोसिस सेकेंड पे ही अरेस्टेड होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फाइनली वो कंप्लीट करता है अपना मियोसिस। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो सारा इवेंट आपको 1 by 1, क्योंकि ये मिनिमम ये तो 5 मार्क्स के नीचे होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आपको यहाँ समझाना बताना पड़ेगा, ठीक है। सो फीटल लाइफ, चाइल्डहुड से प्यूबर्टी एंड एट प्यूबर्टी, ये सब आपको दिखाना रहेगा अच्छे से बच्चों। और वो जो बुक के अंदर फ्लो चार्ट वे में समझाया है वो भी बना देना यहाँ पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल खैर अभी हमने किया,
एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, तो आपको आंसर में क्या लिखना रहेगा यहाँ पर? इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन और इन प्राइमेट्स which is repeated every 28 days। तो ये लिख सकते हो, इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर में कैसे काम आता है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या है, ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। सो इस दौरान क्या करें, अवॉइड कोइटस। तो ऐसे ये कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है। अब ये 2 चैप्टर कंबाइन हो गया, 4th चैप्टर का भी अंडरस्टैंडिंग आ गया यहाँ पे कि 10th से ले, क्योंकि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। अब उस दौरान कोइटस हुआ तो एग तो रिलीज है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी तो होके रहेगा। तो सेफर साइड में 3 दिन इधर 3 दिन इधर प्लस माइनस करके 10 से 17th डे जो है उसको क्या किया गया, फर्टाइल पीरियड माना गया, क्योंकि इस दौरान ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया उस दौरान, तो फिर प्रेगनेंसी तो होनी है। इसीलिए पीपल अवॉइड कोइटस ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इससे क्या हुआ, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो मिला, ना ही कोई केमिकल ना ही कोई मेडिसिन, कुछ नहीं, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे हेल्प करती है, यू कैन राइट दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दे के पढ़ना, क्योंकि ये और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दे आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस यूनिट। प्लीज़ रीड। और 5 मार्क का क्वेश्चन तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कह रही हूँ आएगा तो आएगा, मान के चलना, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करो अच्छे से, मैं और PYQs के सेशंस लेके आती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, गुड बाय।